हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 3 है। पंचुएशन के बारे में पंचुएशन की 2 क्लासेज हम कर चुके हैं, वो आपको बारी बारी से देखनी चाहिए। और आज हम करेंगे पंचुएशन का ही पार्ट्स। कोमा को हिंदी में बोलते हैं अलफ विराम चिन्ह। अलफ का मतलब होता है थोड़ा, जहाँ पर हमें बोलते समय कहीं पर रुकना पड़ता है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, उसको बोलते हैं अलफ विराम चिन्ह। तो किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशन में हमें अलफ विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है या कब हमें रुकना पड़ता है थोड़े समय के लिए, अब इस रूल के से हम सीखेंगे। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वाक्य में 2 से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आए तो उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए कोमा लगाते हैं और अंतिम 2 को एंड से अलग करते हैं। एक बार फिर समझिए, यहाँ ये कहना चाहता है रूल नंबर 1 कि किसी भी वाक्य के अंदर 2 से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच आए। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि उस सेंटेंस के अंदर भाई नाउन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। इनमें से कोई भी, जहाँ यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की बात की थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप समझ सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है। कितने? 2 से अधिक। एक ही सेंटेंस के अंदर 2 से अधिक, इनमें से कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है। 2 से अधिक नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं। इस प्रकार से 2 से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच आ गए तो हमने क्या करना है, एक दूसरे से अलग करने के लिए कोमा लगाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, राम, श्याम, सोहन एंड मोहन आर ब्रदर्स। यहाँ पर देखिए ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है, नाउन। नाउन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नाम दिए गए हैं। राम भी एक नाम है, श्याम है नाम, सोहन भी एक नाम है, मोहन भी एक नाम है। लेकिन लास्ट की 2 नाउन को जोड़ने के लिए या उनको हमने दोनों नाउन्स को अलग अलग करने के लिए हमने एंड का प्रयोग किया है। तो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को हमने अलग करना है तो हम क्या लगाएंगे, उनके बीच में कोमा लगाएंगे। जैसे यहाँ पर राम के बाद कोमा है, श्याम के बाद कोमा है, लेकिन अंतिम 2 को हमने किससे अलग करना है, एंड से। ये एंड लगा है। नेक्स्ट देखिए, सीता इज ऑनेस्ट, सिंसियर, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव का। विशेषता बताई है सीता के बारे में। इसको क्या बताई सीता के बारे में, सीता इज ऑनेस्ट, सिंसियर है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर सभी के बीच में क्या लगा, कोमा। जैसे ऑनेस्ट के बाद यहाँ कोमा लगाएंगे, सिंसियर के बाद कोमा, और लास्ट के 2 को जोड़ने के लिए या उनको हमने अलग अलग करना दिखाना है तो हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। ठीक है। रूल नंबर 2, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के पेयर ऑफ वर्ड्स। यहाँ तो सिंगल सिंगल की बात हो रही थी, यहाँ पर क्या है, सभी सिंगल सिंगल है। लेकिन दूसरा रूल है, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच के क्या दिए गए हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, मतलब जोड़े के रूप में। जोड़े के रूप में जो वर्ड दिए गए हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो कैसे उनको हमने अलग करना है, कोमा लगाकर। एग्जाम्पल देखिए, ही इज इंटेलिजेंट एंड ट्रस्टवर्थी। यहाँ पर पेयर कौन सा बन गया, इंटेलिजेंट एंड ट्रस्टवर्थी, एक पेयर ये हो गया। डिवोटेड एंड डेडिकेटेड, एक पेयर ये हो गया। और सिंसियर एंड ऑनेस्ट, तो ये थे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जिनके जोड़े के रूप में इनको प्रयोग किया गया है। तो उनको हमने अलग करना, तो इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक पेयर पूरा हो गया, उसके बाद कोमा लगा दिया, या सेकंड पेयर पूरा हो गया, कोमा लगा दिया, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 3 है वोकेटिव नाउन। वोकेटिव नाउन को बोलते हैं संबोधित संज्ञा। मतलब किसी के नाम को यदि संबोधन किया जाता है, किसी के नाम को पुकारा जाता है, तो उसमें नाउन कौन सा बन जाता है, वो वोकेटिव नाउन। तो वोकेटिव नाउन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए, मतलब सेंटेंस का जो बाकी जो हिस्सा बच गया उसको हमने क्या करना है, नाउन से, उस नाउन से हमने क्या करना है, उस नाउन को अलग करना। किसकी सहायता से, कोमे की सहायता से। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, राम गो टू स्कूल नाउ। अब राम के बाद हमने क्या लगा दिया, कोमा।
इससे हमें क्या पता चला कि ये वोकेटिव नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। ठीक है, राम को संबोधन किया गया है। नंबर 2 देखिए, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग सोहन, केवल सोहन को संबोधित करते हुए कहा गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस दूसरा जो हमारा ये जो शेष हिस्सा बच गया सेंटेंस का, इसको हमने क्या करना है, इस वोकेटिव नाउन को हमने अलग करना है, किसकी सहायता से, कोमा लगाकर। रूल नंबर 4, यस, नो, वेल, सर, मैडम, प्लीज, थैंक यू, एनीवे, हाउएवर, नेवरथलेस, मोरएवर आदि शब्दों के बाद कोमा का प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी वर्ड हैं हमारे, इन सभी के बाद हम क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। आपको याद करने हैं, यस, नो, वेल, सर, मैडम, प्लीज, थैंक यू, एनीवे, हाउएवर, नेवरथलेस, मोरएवर। एक बार दो बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इन सभी के बाद क्या लगाएंगे, हम कोमा लगाएंगे। जैसे यस के बाद, यस, शी हैज़ स्टोलन माई पेन, यहाँ पर भी नो के बाद कोमा है, नो, आई विल नॉट हेल्प यू, कीप साइलेंस प्लीज। हमने क्या किया, इस कीप साइलेंस जो हमारा जो सेंटेंस का हिस्सा है, इसमें अलग किया, किससे, प्लीज से। तो इनको ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं और लास्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इनको अलग करना है, किसकी सहायता से, कोमा की सहायता से। रूल नंबर 5, बट, यट, स्टिल, और, अदरवाइज, एंड आदि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले कोमा लगाते हैं। देखिए कौन कौन से कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, बट है, यट है, स्टिल है, और है, अदरवाइज और एंड है। इनको याद करने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं, जो समन्वय करते हैं, मतलब सेंटेंस में किसका काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, समन्वय संयोजक इसको कहते हैं। इसको हम याद करने के लिए वर्ड आप याद रखें, फैन बॉयज। फैन बॉयज से आप जितने भी वर्ड बनते हैं इससे संबंधित, तो वो क्या होंगे, सारे के सारे कोऑर्डिनेट। किस तरह के वर्ड बनेंगे, किस तरह से हम सिंबल से इसको याद करेंगे। फैन किसका सिंबल है, ए किसका सिंबल है, एन। अभी हम करेंगे इसके बारे में बात, देखो जरा। एफ, एफ से हम क्या बनाए, एफ से बन गया फॉर, ठीक है। ए से एंड, और एन से नोर, बी से बट, ठीक है, और ओ से और या अदरवाइज, और या अदरवाइज, और वाई से यट, और एस से स्टिल। तो ये हमारे वर्ड याद रखने का एक तरीका है। कौन से ये जो वर्ड होते हैं सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। आपको क्या याद करना, फैन बॉयज। फैन बॉयज से हमने सभी को याद कर लिया, ठीक है। तो ये वर्ड आ जाते हैं, बट, यट, स्टिल, और, अदरवाइज, एंड। तो उसको हमने क्या करना है, ये सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। उसको हम सेंटेंस से अलग करने के लिए क्या लगाएं, कोमा लगाएं के बीच में। जैसे देखिए, आई कॉल्ड ऑन हर, आई कॉल्ड ऑन हर एक सेंटेंस हमारा, एक पार्ट ये हो गया। अब हमने इसको किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा, क्लोज, बट से, बट शी डिड नॉट हीड, ठीक है। ये जो हमारा क्लोज है ये किससे स्टार्ट होगा, बट से। ये दूसरे क्लोज और से स्टार्ट होगा। क्लोज होते हैं शब्दों के समूह को एक क्लोज बोलते हैं, जिसका अपना एक सब्जेक्ट और अपने एक वर्ब होती है, उसको क्लोज बोलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इनको कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। जो जोड़ने में सहायक होते हैं वो कंजक्शन हो गए, ठीक है। अब सेंटेंस के साथ जब जुड़ कर आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि इन वर्डों से कोई भी हमारा क्लॉज स्टार्ट होती है तो उसको हमने मेन क्लॉज से अलग करने के लिए क्या करना है, हमने इसके बीच में कोमा लगाना है, जैसे यहाँ पर लगाया हुआ है इसे, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, वाक्य के बीच में घुसी हुई फ्रेजेस। वाक्य के बीच में घुसी हुई फ्रेजेस, फ्रेज क्या होती है, शब्दांश को बोलते हैं। शब्दांश मतलब शब्दों के समूह या कोई भी वर्ड आ जाते हैं को अलग करने के लिए कोमा लगाते हैं। वाक्य के बीच में, जैसे हमारा सेंटेंस यहाँ पर है, वाक्य के बीच में क्या घुस गया, कोई फ्रेज घुस गया। यहाँ पर क्या है, आफ्टर ऑल एक फ्रेज है, शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। या कोई भी वर्ड आ जाता है, देयरफॉर एक वर्ड है, ठीक है। तो इनको हमने क्या करना है, अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करना है। सेंटेंस देखिए एक बार, ही इज़ माई फ्रेंड। सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, ही इज़ माई फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेज घुस गई। वो क्या अर्थ देने के लिए कि आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार। आखिरकार का मीनिंग देने के लिए हमने क्या फ्रेज लगा दी, आफ्टर ऑल। ही इज़ आफ्टर ऑल माई फ्रेंड, आखिरकार वह मेरा मित्र है,
ठीक है, सिंपल सेंटेंस में ऐसे बन सकता था, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। नेक्स्ट देखिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक योर सीट। आई देयरफॉर मतलब इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या घुसेड़ दिया बीच में, इस सेंटेंस के बीच में क्या आ गया, एक वर्ड आ गया। इसमें सेंटेंस के बीच में क्या आ सकता है, कोई वर्ड भी आ सकता है, कोई फ्रेज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है वर्ड, देयरफॉर। तो इसको दोनों को हमने अलग करना है, इस फ्रेज को हमने अलग करना है सेंटेंस के हिस्से है, तो इनको दोनों की तरफ क्या लगाएंगे, हम कोमा लगा देंगे। यहाँ भी कोमा लगाएंगे, इससे पहले भी इसके बाद भी, जैसे यहाँ पर लगाया था, आफ्टर ऑल से पहले भी और आफ्टर ऑल के बाद भी। रूल नंबर 7, एडवर्ब क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करने के लिए कोमा लगाते हैं। एडवर्ब क्लॉज देखिए, एडवर्ब क्लॉज का अलग अलग मैनर होता है, अलग अलग काम होता है। कोई एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, समय को बताने के लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, स्थान को बताने के लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ ए प्लेस, और मैनर को बताने के लिए, तरीके को बताने के लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ ए मैनर, ठीक है। कारण को बताने के लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो ये एडवर्ब क्लॉज के पार्ट्स होते हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में कभी करेंगे। तो आप इतना समझें कि एडवर्ब क्लॉज को हमने क्या करना है, प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करना है। किसकी सहायता से, कोमा की सहायता से, कोमा लगाकर। एडवर्ब क्लॉज क्या बताएगी, सेंटेंस के अंदर समय को बताएगी, स्थान को बताएगी, मैनर को बताएगी, रीजन को बता सकती है। तो आपको इन ज़्यादा इसमें नहीं उलझने वाली बात समझनी है, क्योंकि उलझना नहीं है ज़्यादा। क्या करना है कि हमने ये देखना है कि हमारे जो क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज, उसको हमने किससे अलग करना है, प्रिंसिपल क्लॉज को से अलग करना, लेकिन किसकी सहायता से, कोमा लगाकर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देयर इज पेन, वेयर देयर इज प्लीजर, देयर इज पेन, इन सेंटेंस को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज अलग कर दी, प्रिंसिपल क्लॉज अलग कर दी, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज होती है मेन क्लॉज को बोलते हैं, वो क्लॉज जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर आश्रित न रहती है, उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, रूल नंबर 8, नाउन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करने के लिए, यहाँ पर हमने क्या किया था, एडवर्ब क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अलग किया था। अब हमारे यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ क्या आई हुई है, नाउन क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हमने नाउन क्लॉज से अलग करना, आपस में इनको अलग अलग करने के लिए हम क्या लगाएंगे, बीच में कोमा लगाएंगे, ठीक है। नाउन क्लॉज वो होती है जो सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करती है। तो नाउन क्लॉज का काम करती है, नाउन का। whom द डिविल्स फेवर, ये क्या है, हमारी नाउन क्लॉज है, ठीक। और ये सफ़र लाइफ लॉन्ग, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इन दोनों को हमने अलग करना है, तो कोमा लगाएं इनके बीच में, ठीक है। अब ज़रा देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में भी ऐसे ही है, हाउ सी सक्सीड इज ए बिग सीक्रेट। अब यहाँ पर हाउ सी सक्सीड, ये नाउन क्लॉज है, इज ए बिग सीक्रेट, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इन दोनों को हमने अलग करा है, किसकी सहायता से, कोमा की सहायता से, कोमा लगाकर। आज के सारे जो हमारे रूल्स हैं वो कोमा पर ही आधारित हैं, और आपको बड़े ही ध्यान से इनको समझना है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी गलतियाँ ना हों। रूल नंबर 9, एड्रेस लिखते समय हाउस नंबर और स्ट्रीट को अलग करने के लिए, जब भी हम कोई पता लिखते हैं, घर का एड्रेस वगैरह लिखते हैं कोई भी, तो उसमें हमने क्या देखना है कि हाउस नंबर दिया हुआ है और स्ट्रीट दी हुई है, कोई गली दी हुई है, तो उन दोनों को अलग करने के लिए हम बीच में क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यहाँ पर मकान नंबर कितना है, 46 है, उसके बाद हमने कोमा लगा दिया, और मार्कोनी स्ट्रीट क्या है, गली का नाम हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए 24 सेक्टर, या 24 के बाद क्या है, कोमा लगा दिया। यदि हम इसके बीच में कोमा नहीं लगाएंगे तो सेक्टर इकट्ठा पढ़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 24 सेक्टर, ये 24 सेक्टर कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 24 तो क्या है, ये हाउस नंबर है, और सेक्टर कितना है, 13 है, ये सेक्टर 13 है, ठीक है। और स्थान का नाम क्या है, कहाँ पर है, भिवानी में। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि स्ट्रीट और हाउस नंबर को अलग करने के लिए इनके बीच में कोमा लगाते हैं। रूल नंबर 10, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए भी कोमा लगाते हैं। डायरेक्ट स्पीच किस में आती है, नरेशन में। नरेशन के दो पार्ट बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होती है किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को वैसे का वैसा कहना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। और किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वो अगला जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम नरेशन के बारे में ही बात करेंगे, उसमें आपको क्लियर कर देंगे कि किस प्रकार से हम नरेशन को बांटते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। आप इतना ध्यान रखें कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कोमा लगाते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इस प्रकार का होता है, कैसे, राम सेड, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कोमा, सेड के बाद कोमा लगाएंगे। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट,
और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इस प्रकार से ये जो पार्ट होता है, ये पहले वाला जो पार्ट है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सारा का सारा पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये पार्ट कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर कोमा लगाना है। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये कोमे के अंदर बंद रहती है, और रिपोर्टिंग वर्ब कोमे से इधर के जो पार्ट होते हैं उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो इन दोनों का हमने अलग किया है कोमा लगाकर। रूल नंबर नेक्स्ट देखो अगला 11th रूल है, लेटर में सैल्यूटेशन या सब्सक्रिप्शन के बाद कोमा लगाते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, किसी को अभिवादन करते हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब किसी का जो हमने सिग्नेचर वगैरह करने हैं, किसको हमने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह के लेटर में लिखे जाते हैं ये वर्ड्स। तो इनमें हमने क्या करना है, लेटर में सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन के बाद हम क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है माय डियर फादर, तो फादर के बाद हमने क्या लगाना है, कोमा लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना। ठीक है, माय डियर फादर, यू आर फेथफुली, यहाँ भी हमने क्या लगाना है, कोमा लगाना है। नेक्स्ट, यू आर सिंसियरली, इनके बाद भी कोमा, और यूअर्स लविंगली, या इसके बाद भी कोमा। एक गलतियाँ स्टूडेंट कर जाते हैं, कहाँ पर, यूअर्स के यहाँ पर यूअर्स में क्या लगा देते हैं, एस से पहले या तो अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, या इनको अलग अलग करके कोमा लगा देते हैं। इसको हमने ना ही अपोस्ट्रोफी लगानी है और ना ही कोई कोमा लगाना है, इसको हमने मिला कर ही लिखना है, यूअर्स ही लिखना है। ये गलती ना करें, इसलिए हमने ध्यान रखना है कि यूअर्स लिखते इसमें इसके बीच में अपोस्ट्रोफी या कोमा नहीं लगाना। ठीक है, ये थे हमारे पंक्चुएशन के कोमा संबंधी नियम। इससे संबंधित और भी रूल्स थोड़े बहुत रहते हैं, वो बहुत ही जल्दी आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, नोट डाउन कर लें, और उससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो भी आपको डाल दी जाएगी यूट्यूब चैनल पर अपने पर, और उसमें आप प्रैक्टिस करें।